Assalamualaikum students. Question number 7. Explain latent heat of fusion with an experiment. Explain latent heat of fusion with an experiment. सबसे पहले हमारे पास मेन हेडिंग है जो कि हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन नंबर 1 पे आएगी, बोल्ड हुआ है। कल हमने एक टॉपिक किया था आइस के बारे में, जो एक डायग्राम भी सामने नजर आ रही है, ये आज के क्वेश्चन के साथ भी बनेगी। इसी से रिलेटेड है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कल हमने ये बताया था कि आइस जो होती है, जब उसको हम हीटअप करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन 0 डिग्री पे उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है, यानी कि आइस वाटर में चेंज हो रहा होता है। लेकिन उस वक्त जो होता है हमारे पास वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 0 डिग्री रहता है, और वो हीट ऑब्जॉर्ब करता रहता है और अपनी स्टेट चेंज करता रहता है कुछ लम्हे के लिए। उसके बाद फिर जब कंप्लीट लिक्विड बन जाता है तो दोबारा से जो है हमारे पास टेम्परेचर राइज करता है। अब हमारा टॉपिक जो है वो उसी लम्हे के साथ है, यानी कि जब स्टेट चेंज हो रही है उस वक्त की हम बात कर रहे हैं, और उस वक्त जो हीट अब्जॉर्ब होती है वही बेसिकली हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। रिपीट करते हैं, अगर हमारे पास 1 kg का कोई भी सॉलिड मौजूद है, ठीक है, और वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में, तो जितनी हीट वो इस दौरान में अब्जॉर्ब करेगा दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पढ़ते हैं हम, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। यूनिट मास यानी कि हमारे पास 1 kg मास का सब्सटेंस है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में स्टेट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस वक्त टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप लास्ट वाले टॉपिक को ज़हन में रखें तो हमने ये बताया था कि ये ग्राफ में बी से सी के दरमियान में जो है हमारे पास वो टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता। बी से सी के दरमियान टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, और आइस जो होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, लिक्विड में, वाटर में चेंज हो रही होती है। तो बी से सी में जो है हमारे पास तो बी से सी जो है हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, 0 डिग्री रहा, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। तो इस दौरान में जो हीट ऑब्जॉर्ब हो रही है वो हमारे पास आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी हमारे पास। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नहीं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेशन में हमने ये बताया, 1 kg का कोई भी सॉलिड हो हमारे पास, 1 kg का कोई भी सॉलिड हो और वो लिक्विड में चेंज हो रहा हो, तो उस वक्त जितनी वो हीट अब्जॉर्ब करता है जब उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा था, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ऊपर वाले पैराग्राफ में आए, यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले बात याद रखें कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट एक ही चीज है। यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट एक ही चीज है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है इसको मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन कहलाता है या मेल्टिंग कहलाता है। लेकिन जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसका नाम होता है मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट। इसी तरह हम इसका रिवर्स कर लें, यानी कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें, तो ऐसी सूरत में जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा वो हमारे पास कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। और ये याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सेम होता है, क्योंकि जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर जो है हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में हमने ये बताया कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन कहलाता है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको हम फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस और उल्टा चले जाएं, अगर हम
लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट दोनों जो है वो टेम्परेचर सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये हमारे पैराग्राफ जो था ये हमारे पास था मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद हम आते हैं नीचे, हमारे पास है मैथमेटिकली। ये 3 लाइनें जो है हमारे पास और तक, यानी कि इट से लेके 4.7 तक, इट इज डिनोटेड से लेके 8.7 तक, ये हमारा मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली में हमने उसका फार्मूला लिखना है। हमने कहा था कि हीट जितनी ऑब्जॉर्व करता है यूनिट मास का सब्सटेंस, उसको हम बेसिकली कहते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सिंबल HF होता है और HS बराबर है डेल्टा QF, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय m द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा QF जो है वो MHF के बराबर आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है ये हमें याद होना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास जो है एग्जाम्पल है जिसमें बताया गया है कि आइस जो होती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 होती है जॉल पर केजी। जॉल पर केजी यूनिट जो है ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है। और ये कैसे आया, ये डेल्टा क्यू एफ का यूनिट, यानी कि डेल्टा क्यू हीट थी, जॉल था और नीचे एम मैस था, केजी था, तो जॉल पर केजी जो है इसका यूनिट है। तो 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जॉल पर केजी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है। इसका मतलब ये होता है कि 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जॉल हीट की जरूरत होती है 1 केजी के आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स जी, अब एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये अप टू फिगर 8.11 तक एक्सपेरिमेंट की हेडिंग में हमने ये लिखना है जो इस वक्त मैंने बोल्ड किया हुआ है। और इस एक्सपेरिमेंट के एंड में ये डायग्राम बनानी है जो कि 8.10 है। और इसी एक्सपेरिमेंट को जो हमने कल भी किया था, यही पिछले सवाल में भी था, इसी को उसी तरीके से हमने दोबारा रिवाइज कर देना है। यानी कि एक बीकर लिया, उसके अंदर आइस जो है वो हमने तोड़ तोड़ के डाल दी, बीकर को स्टैंड के ऊपर रखा और उसके अंदर हमने एक थर्मामीटर जो है वो सस्पेंड कर दिया स्टैंड की मदद से, और एक बर्नर हमने नीचे रख दिया। जैसे ही हम बर्नर ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। -30 है तो -20, -10 इस तरह बढ़ता रहता है और जीरो पे पहुंचता है। जीरो पे हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड में यानी कि आइस वाटर में चेंज हो रही होती है, लेकिन टेम्परेचर जीरो ही रहता है काफी देर के लिए। और जब कम्प्लीटली आइस लिक्विड में नहीं चेंज हो जाती तो उसके बाद लिक्विड जब पूरा बन जाता है तो फिर टेम्परेचर दोबारा से जीरो से राइज होता है और 100 तक जाता है। और 100 पे जो है वो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर टेम्परेचर जो है वो 100 पे रुक जाता है। यानी कि स्टेट चेंज होने पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जब सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज हो रही होती है यानी कि आइस से वाटर में, तो टेम्परेचर जीरो रहता है। इस दौरान में हीट जो ऑब्जॉर्ब हो रही होती है वो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है। अब आगे जो है हमारे पास वो कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन जो है बड़ी एहतियात से आप लोगों ने सुननी है। ये कैलकुलेशन जब हम कंप्लीट कर लें तो मैं एक दफा दोबारा भी आपको रिवाइज करूंगा। ये कैलकुलेशन जो है ये मैं आपको दोबारा भी एक दफा रिवाइज कराऊंगा, और कल जो हम टॉपिक करेंगे उसकी कैलकुलेशन और आज जो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कल टॉपिक करेंगे उनकी कैलकुलेशन दोनों की मिलती जुलती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में हमने फर्ज किया आइस का मैस जो है वो m के बराबर है। एक किस्म का डाटा समझ लें। उसके बाद टाइम जो है, टाइम दो हमने टाइम लिखे हुए हैं। ये ग्राफ के मुताबिक हमने टाइम लिखे हुए हैं। ये ग्राफ जो हमने बनाया हुआ है 8.10, ये ग्राफ बना लें, या पीछे हमारे पास ग्राफ था एक ये 8.9 बना लें, दोनों एक ही ग्राफ है।
दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि 0 पे यहाँ पे लाइन हॉरिजेंटल है, वहां पे -30 पे लाइन बनाई हुई है। तो यही वाला ग्राफ आप 8.9 वाला ही बना सकते हैं 8.11 की जगह पे। तो ये ग्राफ जो है ये कैलकुलेशन के साथ बनाना है। नीचे जो नंबरिंग है 0, 2, 4, 6 इसकी जरूरत नहीं है। अलबत्ता T1, T2 और T3 जो ग्राफ में लिखा हुआ है ये जरूर आपने लिखना है। ये तो पिछले ग्राफ में भी लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले कैलकुलेशन में ये बताया कि लेट द मैस ऑफ द आइस इज m। फर्ज किया मैस जो है आइस का m के बराबर है। फिर हमने कहा कि टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट कंप्लीटली, ये मैं बोल्ड करता हूँ, टाइम टेकन बाय द आइस टू मेल्ट कंप्लीटली एट 0 डिग्री। आप देख सकते हैं कि आइस जब मेल्ट हो रही है तो T1 शुरू में टेम्परेचर था, बाद में T2 सॉरी T1 पहले टाइम था, बाद में T2 टाइम था। हॉरिजॉन्टली तो टाइम गुजर रहा है ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वो 0 डिग्री है। तो T1 शुरू वाला टाइम है, T2 बाद वाला, दोनों को माइनस करेंगे तो इस फ्यूजन के दौरान में यानी कि स्टेट चेंज होने के दौरान में जो टाइम है वो आ जाएगा। इसलिए हमने लिखा TF, इसके आगे हमने लिखा TF यानी कि फ्यूजन के दौरान का टाइम बराबर है बड़े वाले यानी कि T2 में से T1 माइनस कर दिया। और इसकी वैल्यू जो है 3.6 मिनट ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इस दौरान में जो टाइम लगता है वो 3.6 मिनट है। सिमिलरली आगे हमारे पास टाइम टेकन बाय वाटर टू हीट फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री। ये आप देख सकते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके बारे में बात की जा रही है। टेम्परेचर 0 से लेके 100 तक गया, जहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, ये ग्राफ में वाटर जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वर्टिकल जो ऊपर की तरफ जो है सलांट हुई हुई लाइन जो है 0 से लेके 100 तक, इसका जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 0 टू 100 जो है उस दौरान में जो टाइम है उसको हमने T0 से रिप्रेजेंट किया। तो 0 से 100 तक जो टाइम है उसको T0 से रिप्रेजेंट किया। नीचे हम देखें तो बाद वाला टाइम T3 है और पहले वाला T2 है। इसका मतलब है T3 में से T2 माइनस करेंगे तो इस दौरान का टाइम आ जाएगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है T0 से। तो हमने लिखा T0 जो है वो बराबर है T3 माइनस T2। और इसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी पड़ेगी। इस दौरान में जो टाइम लगता है एक्सपेरिमेंटली वो 4.6 मिनट है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो हमें याद है, जो हमने पहले भी की थी, 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी जो था हमारे पास वो 0 से लेके 100 तक था, यानी कि उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ा और 100 तक गया। इस दौरान में चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस का आया। 0 से 100 तक 100 डिग्री का चेंज आया। और हम जानते हैं जितने डिवीजन सेल्सियस में होते हैं, 100 डिवीजन सेल्सियस में होते हैं, तो केल्विन में भी डिवीजन 100 ही होते हैं, यानी कि एक डिवीजन सेल्सियस का और एक केल्विन का आपस में बराबर होता है। तो इसलिए अगर केल्विन में भी चेंज करेंगे तो वो 100 ही केल्विन आएगा हमारे पास। तो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस लिखा, जो कि 100 केल्विन के ही बराबर है। उसके बाद हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 0 से लेके 100 तक इस दौरान में जो हीट है जितनी हमने इसको दी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। और स्पेसिफिक हीट के टॉपिक में हमने ये वैल्यू लिखी थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट के टॉपिक में ये फार्मूला मौजूद है। तो ये 0 से लेके 100 तक जो हीट अब्सॉर्ब हुई है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था 0 से 100 तक, उसके लिए हमने फार्मूला लगाया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम को हमने वैसे लिख दिया, सी की वैल्यू 4200 लिख दी, यूनिट्स जरूरत नहीं है डालने की। डेल्टा टी की वैल्यू हमने 100 लिख दी। 100 को 4200 से मल्टीप्लाई किया तो m मल्टीप्लाई बाय 420,000 आ गया। उसके बाद इसको साइंटिफिक में चेंज कर दिया तो m मल्टीप्लाई 4.2 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है, जो कि हीट अब्सॉर्ब है इस दौरान में 0 से 100 तक जब वो वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसकी वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं नीचे, जो कि हमारे पास आई है m मल्टीप्लाई बाय 4.2 इंटू 10 की पावर 5। उसके बाद ये 3 लाइंस जो हैं ये ऑप्शनल हैं, इनको बेशक ना लिखें, कट कर दें। नीचे स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ हीट अब्सॉर्ब। रेट ऑफ हीट अब्सॉर्ब का मतलब होता है हीट अब्सॉर्ब की टाइम के साथ रेशियो। डेल्टा क्यू हीट अब्सॉर्ब है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं ये वाले हिस्से की, वाटर वाले हिस्से की। ग्राफ में देखें 0 और 100 इसके दरमियान की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ हीट अब्सॉर्ब
क्या मतलब, हीट अब्जॉर्ब का टाइम के साथ रेशियो। इस दौरान में हीट अब्जॉर्ब जो है वो डेल्टा क्यू जो हमने ऊपर भी निकाली है, और उसको टाइम, इस दौरान का टाइम हमने टी नॉट लिखा था, ये ऊपर देखें तो हमने टी नॉट टाइम लिखा था इस दौरान का। तो रेट ऑफ हीट अब्जॉर्ब इस दौरान में डेल्टा क्यू बाय द टाइम टी नॉट। रेट ऑफ हीट अब्जॉर्ब या हीट अब्जॉर्ब इन यूनिट टाइम एक ही चीज होती है। रेट ऑफ हीट अब्जॉर्ब या हीट अब्जॉर्ब इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 मिनट में हीट अब्जॉर्ब जो है डेल्टा क्यू बाई टी नॉट है। अगर 2 मिनट में निकालना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मिनट में निकालना चाहें तो 3 से मिनट मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम टी एफ मिनट में निकालना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में ये रेट ऑफ हीट अब्जॉर्ब को हमें टी एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ हीट अब्जॉर्ब या हीट अब्जॉर्ब इन 1 मिनट जो है वो डेल्टा क्यू बाई टी नॉट है। हीट अब्जॉर्ब इन टी एफ मिनट अगर हमने करना है तो हमने क्या किया, उसको हमने डेल्टा क्यू बाई टी नॉट को टी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दरमियान में डेल्टा क्यू एफ जो लिखा है ये हीट अब्जॉर्ब इन टाइम टी एफ, ये आप देख सकते हैं टी एफ क्या था, आइस जब मेल्ट हुई थी ये उस दौरान का टाइम है टी एफ, ये ऊपर लिखा हुआ है टी एफ। तो इस दौरान के टाइम को टी एफ से रिप्रेजेंट किया है, और इस दौरान में जो हीट अब्जॉर्ब होती है उसका नाम चेंज हो जाता है, वो डेल्टा क्यू एफ कहलाता है। तो हीट अब्जॉर्ब इन टाइम टी एफ को डेल्टा क्यू एफ लिखते हैं। लेकिन फिलहाल ये डेल्टा क्यू एफ जो है यहाँ से कट करके एक स्टेप नीचे लिख लें ताकि समझने में आसानी रहे। ये डेल्टा क्यू एफ कट कर दें और यहाँ नीचे लिख दें, यहाँ पे डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू नीचे लिख दें। तो हमने क्या कहा, रिपीट कर रहा हूँ, रेट ऑफ हीट अब्जॉर्ब या हीट अब्जॉर्ब इन 1 मिनट हमारे पास डेल्टा क्यू बाई टी नॉट है। 2 मिनट निकालना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टी एफ मिनट निकालना चाहें तो हमने इसको टी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा क्यू एफ हमने नीचे लिखा क्योंकि हीट अब्जॉर्ब इन टाइम टी एफ वो डेल्टा क्यू एफ होता है, यहाँ पे आ गया। तो डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा क्यू टी एफ और टी नॉट, ये ऊपर वाले हमने वैसे के वैसे रीअरेंज करके लिख दिए। ये जो वैल्यू हमने निकाली है डेल्टा क्यू एफ की, ये हमने आगे पुट करनी है एक फार्मूले में। ये सिंस वाला जो फार्मूला है ये आपको नजर आएगा ऊपर जब हमने किया था, ये और वाली लाइन में ये जो फार्मूला नजर आ रहा है डेल्टा क्यू एफ इक्वल टू एम एच एफ, हमने सबसे पहले वो फार्मूला लगाया। ये हमारे पास आ गया डेल्टा क्यू एफ, सिंस में लिखा है डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। अब डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू ये हमने ऊपर मालूम की हुई है, ये वैल्यू हमने डेल्टा क्यू एफ की जगह पे पुट करनी है। ये ऊपर वैल्यू डेल्टा क्यू एफ की हमने इसकी जगह पे पुट करनी है। गौर से देखें ये एम एच एफ जो है इसने पहले लिख दिया है, ये एम एच एफ की वैल्यू जो है पुटिंग द वैल्यूज में एम एच एफ वाला हिस्सा पहले लिख दिया और डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू उसने आगे लिख दी है। डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू ये ऊपर मौजूद है, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई टी एफ ओवर टी नॉट। उसने क्या किया, टी एफ ओवर टी नॉट वैसे लिख दिया, डेल्टा क्यू की वैल्यू चूंकि और ऊपर देखें तो वो हम निकाल चुके थे, ये यहाँ पे ये m 4.2 इंटू 10⁵ डेल्टा क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, टी एफ ओवर टी नॉट हमने वैसे लिख दिया। तो ये जो सिंस वाली इक्वेशन थी इसमें उसने एम एच एफ यहाँ पे लिखा और डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में m दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, एच एफ की वैल्यू आ गई। ये वाली लाइन आप स्किप कर दें, बीच में से कट कर दें। टी एफ और टी नॉट की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं 3.6 और 4.6, कटिंग करें मल्टीप्लाई करें तो एंड में हमारे पास जो है ये आ जाएगा 3.29 इंटू 10⁵ जॉल पर केजी। यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती हैं।